हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम में पूछे गए आज तक के जितने भी प्रश्न हैं उनका स्टडी करेंगे। यह हमारा दूसरा पार्ट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि ग्रामीण क्षेत्र में की जाने वाली गैर कृषि से संबंधित है। हमें बताना है कि गैर कृषि से संबंधित कार्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है जमीन की जुताई। जमीन की जुताई आपका कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी है साइकिल की रिपेयरिंग, तो यह आपका कृषि से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी है फसल की कटाई, तो यह आपका कृषि से संबंधित है। ऑप्शन डी है खेतों में बुआई, तो यह भी आपका कृषि से संबंधित है। तो इनमें से गैर कृषि से संबंधित कौन सा है। तो गैर कृषि से संबंधित आपका साइकिल की रिपेयरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो ऋतु प्रवास किससे जुड़ा होता है। तो ऋतु प्रवास का अर्थ होता है लोगों के आवागमन से। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। तो ऋतु प्रवास आपका लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि भारत में स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है पुरुष तथा स्त्री कार्य सहभागिता बराबर है। तो नहीं, भारत में आपका पुरुष तथा स्त्री कार्य सहभागिता बराबर नहीं है। ऑप्शन बी है ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है, तो यह भी आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी है शहरी क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता पुरुषों से अधिक है, तो यह भी सही नहीं है। ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा था कि स्त्री पुरुष कार्य सहभागिता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री कार्य सहभागिता शहरी क्षेत्रों में स्त्री कार्य सहभागिता से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी है तथा उनके हितों का ध्यान रखा है, क्यों। तो ऑप्शन ए है भारत एक संप्रभु राज्य है। ऑप्शन बी है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन सी है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ऑप्शन डी है भारत एक गणराज्य है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो भारतीय संविधान ने वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी है तथा उनके हितों का ध्यान रखा है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है। तो बहुमत का निरंकुशता होने पे क्या होता है। तो ऑप्शन ए है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पृथक पथों का अनुसरण करते हैं, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा है बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है जहां बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुमत की निरंकुशता का क्या अर्थ है। तो एक समुदाय का संख्यात्मक प्रभुत्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। तो आपका न्यायपालिका को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए हमारा है जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, तो यह आपका दीवानी कानूनों के दायरे में आता है। ऑप्शन बी है बच्चों की परीक्षा का दावा करना, तो यह भी आपका दीवानी कानून के दायरे में आता है। ऑप्शन सी है तलाक का मुकदमा दायर करना, तो यह भी इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी है दहेज के लिए औरतों को तंग करना, तो यह आपका
दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनहित याचिका द्वारा डैश आई है। जनहित याचिका द्वारा क्या हुआ है? तो ऑप्शन ए है न्यायिक सक्रियता में गिरावट हुआ है, तो यह नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा है सरकारी कामकाज में बाधा हुआ है, तो यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है न्याय मिलने में बढ़त हुई है, तो यह हमारा सही उत्तर है कि जनहित याचिका द्वारा न्याय मिलने में बढ़त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देती है। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देती है। ऑप्शन ए है दलीलों के आधार पे, ऑप्शन बी है दिए गए शुल्क के आधार पे, ऑप्शन सी है सबूतों के आधार पर, ऑप्शन डी है पुलिस तहकीकत के आधार पे। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि आपका न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय आपका सबूत के आधार पर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए है राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है, तो यह सही बात है। ऑप्शन बी है राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा कि राज्यपाल हमेशा मुख्यमंत्री के सलाह पे कार्य नहीं करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो यह सही है। ऑप्शन डी है राज्य के जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद में निहित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 153। तो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल का विधायी कृत्य नहीं है? इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा राज्यपाल का विधायी कृत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है विधान परिषद के कुछ सदस्यों की नियुक्ति करना, तो यह आपका राज्यपाल का विधायी कृत्य है। ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करना, तो यह आपका राज्यपाल का कृत्य नहीं होता है, कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में संसद को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए है इसे कानून बनाने की शक्ति प्रदान है, इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन बी है इसे न्यायपालिका को अनदेखा करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन सी है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन डी है संसद में सभी शक्तियां निहित है। तो हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है? तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है अधिनियम बनाना, ऑप्शन बी है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को चुनना, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति को चुनना। तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? तो लोकसभा में आपका सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को आपका भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं?
अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 48। तो आपका अनुसूचित जातियों के लिए 48 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए है जनता को मतदान का अधिकार, तो जनता को मतदान का अधिकार है। ऑप्शन बी है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, तो यह भी आपका जनता को अधिकार है। ऑप्शन सी है प्रतिनिधि की हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया, तो यह भी आपका सही है। ऑप्शन डी हमारा है जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, तो यह गलत हो जाएगा कि जनता का प्रत्यक्ष इसमें सहभागिता नहीं होता है। जनता द्वारा चुने गए सदस्य क्या करते हैं, उनका सहभागिता होता है, जनता अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय शासन से संबंधित है? तो स्थानीय शासन का कार्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है संपूर्ण राज्य में शिक्षा की व्यवस्था करना, तो यह आपका स्थानीय शासन का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन बी है स्थानीय विवादों का समाधान करना, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्थानीय शासन का यह कार्य होता है कि वह स्थानीय विवादों का समाधान करे। अगला प्रश्न देखते हैं। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण आपका समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इस तरह हमने आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए 20 क्वेश्चंस को आज देखा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।